पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसा बनाने की जब भी बात की जाए और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से बात की जाए तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमेशा से ही कारआमद साबित होते हैं। आज की इस वीडियो में एक बड़ा पॉपुलर रूल है 7531। इस रूल के हवाले से बात की जाएगी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इस रूल को फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप कैसे एक बेहतरीन पैसा बना सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कामयाब कर सकते हैं। इस रूल के हवाले से सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये रूल है क्या और ये कैसे काम करता है, और इसमें जो 7531 है, ये जो चार नंबर्स हैं, इन चारों नंबर्स के नीचे इनका अपना एक फ़लसफ़ा है। उस हवाले से हम बात करेंगे डिटेल में कि किस तरह आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इस रूल के अंदर जो 7 है, इसके मुताबिक जब भी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्कि कोई भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें आप एसआईपी अप्लाई करते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत चलते हैं, तो उसमें जो आपका पेशेंस होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस रूल के मुताबिक कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं तो उसमें 7 साल का अरसा आपको दरकार होता है उसके जो रियल बेनिफिट्स हैं उनको अचीव करते हुए। अगर आप अपने आप पोर्टफोलियो को देखना चाहते हैं तो कम से कम इतने दौरानिए के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना होगा। अमूमन हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या बहुत से लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं और वो ओवरनाइट सक्सेस के ख्वाब देख कर आते हैं और उनको फिर मायूसी होती है। कंपाउंडिंग के हवाले से भी ऑलरेडी बहुत दफ़ा मैंने बात की है इस चैनल पे और उस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस भी अपलोड किए हैं। तो जो कंपाउंडिंग या जो स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, उसकी भी अगर हम बात करें तो उसका भी जो रियल बेनिफिट है वो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में कई सालों के बाद ही नज़र आना शुरू होता है। तो अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत चलते हैं, यानी कि आप एक रुपी कास्ट एवरेजिंग करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जो अच्छे शेयर्स हैं उनको रेगुलरली आप ऐड करते जाते हैं, तो उसमें डिविडेंड की मद में भी, कैपिटल गेन की मद में भी जो एक्चुअल आपको उसके बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे वो 7 साल या उसके बाद ही होंगे। तो ये इस रूल का जो बुनियादी एक जुज़्व है वो यही है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें कम से कम 7 साल तक आपको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं मार्केट के, जो भी आपको उस 7 साल के दौरानिए के दौरान डायनामिक्स नज़र आते हैं, माइक्रो या मैक्रो लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जिस तरह के भी सिचुएशन होती है, तो अगर आप 7 साल बर्दाश्त कर जाते हैं या 7 साल तक आप एक पेशेंस का मुजाहरा कर जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, वो आपको सही मानों में फलती फूलती नज़र आएंगी। अब अमूमन इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जब भी आप कोई बीज बोते हैं, कोई दरख्त आप उगाते हैं, तो उसको भी एक अरसा चाहिए होता है कि वो एक पौधा बने, फिर उसके बाद एक तनावर दरख्त बने और उसके बाद उसके ऊपर फल फूल लगना शुरू हों और उससे आप फ़ायदा उठाएं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आप छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो भी एक तनावर दरख्त तभी बनती हैं जब उनको आप प्रॉपर टाइम देते हैं और कुछ अरसे तक जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको आप बर्दाश्त करने की हिम्मत दिखाते हैं। अब इस रूल में जो दूसरा पॉइंट है वो है जो नंबर 5 है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको 5 इक्विटी क्लासेस के अंदर डाइवर्सिफाई करें। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट बल्कि इन जनरल भी जितनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस डाइवर्सिफिकेशन की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आपको सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए और अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या अपने आप को रिस्क अवर्स बनाने के लिए कोशिश करनी होती है कि आप डिफरेंट जो एसेट क्लासेस हैं, और अगर स्टॉक मार्केट के अंदर बात करें तो डिफरेंट जो इक्विटी क्लासेस हैं उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि किसी पर्टिकुलर जो क्लास है उसके अंदर अगर वक्ती तौर पे कोई अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर कम से कम हो। अब इस रूल के मुताबिक जो 5 इक्विटी क्लासेस हैं जिसमें आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसमें जो पहले नंबर पे आता है वो क्वालिटी स्टॉक्स आते हैं। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत ही स्टेबल और जो एक कंसिस्टेंट कंपनीज हैं जिनके अंदर एक अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। अब इन्हीं स्टॉक्स को हम ब्लू चिप स्टॉक्स भी बोलते हैं और ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उन कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं या जो उनका कोर बिजनेस है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एतमाद होता है, और यू नो कि ये वो कंपनीज हैं जो कि किसी मुल्क की इकानमी के अंदर भी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रख रही हैं, और ओवरऑल जो इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है
जो इनका कैश फ्लो है, जो इनके फाइनेंशियल्स हैं और इनकी जो फाइनेंशियल रेशोज़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं और एसआईपी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस क्लास को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड मिल रही होती है और ये कंपनीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं और जो वक्ती तौर पे उतार चढ़ाव आते भी हैं ग्लोबल लेवल पे या लोकल लेवल पे, उनके जो असरात हैं वो भी इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उन पे कम से कम पड़ रहे होते हैं। अब इसमें जो दूसरी इक्विटी क्लास है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं और यही वैल्यू स्टॉक्स बेसिकली क्वालिटी स्टॉक्स भी हो सकते हैं, ये ओवरलैप भी हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर आप कोशिश ये करें कि वैल्यू स्टॉक से मुराद ये है कि वो शेयर्स आप पहचानने की कोशिश करें जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के लिहाज से या दीगर जो रेशोज़ हैं उसके लिहाज से अंडर वैल्यूड हैं। अब जब आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर एसआईपी करते हैं तो वो शेयर चूंकि दोबारा जब अपनी 7 साल की, जैसे पहले मैंने बात की थी 7 साल या उससे ज़्यादा की अगर बात करें, तो इतने टाइम के अंदर जो भी कंपनीज अंडर वैल्यूड है वो दोबारा से अपनी जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है उसकी तरफ लाजमी बात है कि उसके शेयर ने मूवमेंट करनी होती है। तो जब आप इस तरह के शेयर्स में अंडर वैल्यूड शेयर्स स्टॉक्स को ढूंढ लेते हैं और उसमें उनको एज अ वैल्यू स्टॉक समझकर उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो अपनी रियल वैल्यू की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छा कैपिटल गेन मिल रहा होता है। और अब ये जब वैल्यू स्टॉक्स जब अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो कोर बिजनेस है वो भी स्ट्रांग होता है, तो वहाँ से फिर आपको डिविडेंड की मद में भी, यानी कि कैपिटल गेन भी और डिविडेंड की मद में, दोनों सूरतों में इस तरह के शेयर्स में आपको फ़ायदा हो रहा होता है। अब इसमें जो तीसरी कैटेगरी आती है या तीसरी क्लास आती है वो ग्रोथ स्टॉक्स की होती है। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर आपको ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है। ये वैल्यू स्टॉक्स या जो ब्लू चिप्स हैं उस कैटेगरी में नहीं होते, लेकिन यू नो कि ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स हैं और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो फ्यूचर डिमांड्स हैं उसके लिहाज से देखा जाए तो इनमें आपको अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है। अब एज एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो लेट सपोज कि इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया भर में एआई का जिस तरह एक रुझान आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह जो ईवीज़ का यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपको एक उभरता हुआ ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जो कि इस तरह की कंपनी बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अंदर आपको एक बूम नज़र आ रहा होता है। तो कोशिश करें कि जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो कुछ ग्रोथ स्टॉक्स को भी ज़रूर नज़र में रखें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की जाए या बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ की बात की जाए तो उसमें ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं वो ज़्यादा पोटेंशली आपको फ़ायदा दे सकते हैं अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनमें ग्रोथ हो जाती है। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी इसमें आती है वो मिड या स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो छोटी कंपनीज या छोटे लेवल के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन टिपिकली देखा जाए तो जो ऑलरेडी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनके मुकाबले उनमें जो इतना ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं होता, लेकिन जो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं ये वो कंपनीज होती हैं जिनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा रूम मौजूद होता है ग्रोथ का या आगे बढ़ने का, और इनको ये इन फ्यूचर ब्लू चिप स्टॉक्स में या क्वालिटी स्टॉक्स में टर्न हो सकते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रख के कुछ ऐसे स्टॉक्स भी ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जहां पर आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर पोटेंशियल कैपिटल गेन फ्यूचर में मिल सकता है। अब इस तरह के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए उन कंपनीज़ के हवाले से आपको बाखबर रहना चाहिए कि वो कंपनीज़ अपने ऑपरेशंस के लिहाज से, अपने प्लांट्स के कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर बुरुए कार लाने के लिए क्या क्या इकदाम उठा रही हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और उन कंपनीज़ की मैनेजमेंट कैसी है, उन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स कैसे हैं और वो किस तरह अपने आप को एक बेहतर तरीके से पोजीशन कर रही हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ें आपको परख कर ही मिड या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रहे कि जो जो हम नीचे जा रहे हैं कैटेगरीज में तो इनमें जो रिवार्ड के तो चांसेस होते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि जो क्वालिटी स्टॉक्स या ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसके अंदर जहां आपको रिवार्ड बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं हो सकते इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन, वहीं पर उनमें रिस्क फैक्टर भी बहुत कम होता है। जबकि मिड्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें या ग्रोथ स्टॉक्स में डेफिनेटली आपको एक पोटेंशियल कैपिटल गेन या एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ज़रूर इम्कान नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसी हिसाब से इनमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब इस कैटेगरी में जो पांचवा एसेट क्लास है वो है ग्लोबल स्टॉक्स का। ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें डिस्कशन किया था कि किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं, ख़ास तौर पे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की अगर बात की जाए तो उनके लिए ये पॉइंट बड़ा वैलिड हो जाता है
कि अगर आप दुनिया के किसी भी खत्ते में रह रहे हैं तो आपको ग्लोबली भी अपना एक्सपोजर लेना चाहिए और सिर्फ एक लिमिटेड जो मार्केट है जैसे पाकिस्तान की अपनी स्टॉक मार्केट है सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहना चाहिए। अब अगर आप यूएई में फॉर एग्जांपल तो एडीएक्स या डीएफएम उसके हवाले से ऑलरेडी मेरा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी जो चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने बात की है मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं यूएई के अंदर या ओवरऑल एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ग्लोबल स्टॉक्स का एक्सपोजर लेना चाहिए। सऊदी में तो आप तदावुल को कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह आप यूएस की मार्केट्स हैं उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो थोड़ी सी आपको लिमिटेशंस आ जाती हैं, रेगुलेटरी लिमिटेशंस हैं कि पाकिस्तान से आप बाहर की जो स्टॉक मार्केट्स है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो बैंकिंग का सिस्टम है वो भी आपको सपोर्ट नहीं करता कि आप पैसा इजीली बाहर भेज सकें। तो ये सारी कदगने हैं जो कि बहरहाल आपको लिमिट करती हैं इफ़ यू आर विद इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर आप बहुत बेहतर तरीके से ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर या ग्लोबली डाइवर्सिफाई भी अपने आप को कर सकते हैं। अब इस रूल में जो तीसरा नंबर है 3, विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एसआईपी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको 3 जो इमोशनल फेजेस हैं उनके हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं तो उसमें डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क असेसमेंट या डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट और डिपेंडिंग कि आप कितना ज़्यादा इसके ऊपर अपना जो भी गुज़र बसर है उसका इन्हिसार कर रहे हैं, तो आपके कुछ इमोशनल फेजेस आते रहते हैं। अब इसमें जो पहला फ़ेज़ है वो डिसअपॉइंटमेंट फ़ेज़ का होता है कि जब बहुत सारे लोग जो ख़ास तौर पे नए लोग होते हैं जब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बड़े बड़े सपने लेके और कुछ डबल शॉट टाइप के ख्वाब लेके आ रहे होते हैं और वो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो ही वो अपना अकाउंट बनाएंगे, कुछ शेयर्स खरीदेंगे तो रातों रात फिर उनको वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा और वो अमीर बन जाएंगे। अगर वो मिलियन लगाते हैं तो वो कई मिलियन बन जाएगा, या अगर वो लाख लगाते हैं तो वो 10 लाख बन जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होता, क्योंकि जिस तरह बिजनेसेस प्रमोट हो रहे होते हैं, जिस तरह बिजनेसेस में ग्रोथ हो रही होती है और उसी तरह अप्स एंड डाउन भी आ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी चूँकि कोर बिजनेसेस को ही लेके चल रही होती है और मुल्क की इकानमी और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इस पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ऑब्वियसली जो आपको पोटेंशियल गेन है वो भी उसी हिसाब से मिल रहा होता है। तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट फेज़ में चले जाते हैं क्योंकि उनका अगर शुरू में ही उतना गेन नहीं बन रहा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो समझते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट घाटे का सौदा है और वो फिर क्या करते हैं कि वो लॉस में अक्सर पैनिक करके निकल जाते हैं। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि इस डिसअपॉइंटमेंट फेज़ में आपको नहीं जाना। और अगर आपको शुरू में इतना ज़्यादा ग्रोथ या इतना ज़्यादा आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक आपको फ़ायदा नहीं भी हो रहा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और जितना ज़्यादा इसमें आप सब्र करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, उतना ज़्यादा इन द लॉन्ग रन आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें जो एक और फेज़ आता है वो इरिटेशन फेज़ का आता है। ये इरिटेशन फेज़ उस वक्त आता है कि जब आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं कि जितना प्रॉफिट या जितना फ़ायदा मुझे स्टॉक मार्केट से हो रहा है, इतना तो फिक्स डिपॉजिट में भी हो सकता था, इतना तो अगर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूं तो वहाँ से हो सकता है, या एक्स वाई जी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं और इरिटेट होके अगेन आप पैनिक में अपने आप को स्टॉक मार्केट से निकाल लेते हैं और फिर सारी उम्र आप बददुआएं या कर्ज करने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी फ़ायदे का सौदा नहीं है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पैसा बनाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो ना सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट फेज़ बल्कि इरिटेशन फेज़ से भी अपने आप को दूर रखें और इस फेज़ में भी आप अपने जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल रखें। याद रहे कि स्टॉक मार्केट में या जो भी इस तरह की एसेट क्लासेस होती हैं उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इसमें पीरियड्स ऐसे आते रहते हैं, रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं, कभी ये ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो इसमें असल में जो पैसा बाकी लोग वो बनाते इसी वजह से हैं कि इसमें जो इम्पेशेंट लोग होते हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं, वो निकल जाते हैं, वो अपनी चीज़ें बेच देते हैं घाटे में। तो उसी को दूसरे लोग फिर ख़रीद लेते हैं और वो जो लोग सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर यकीन रखते हैं और जो पेशेंस का मुज़ाहरा करते हैं, एक्चुअल में वो उसी वजह से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। क्योंकि जब आपके गलत डिसीजन से आपको नुकसान हो रहा है तो उसी वक्त कोई स्मार्ट इन्वेस्टर उस वक्त एक अच्छा डिसीजन लेके बाय कर रहा होता है और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहा होता है। तो जितना आप नुकसान उठा रहे होते हैं उतना ही वो फ़ायदा उठा रहा होता है।
तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो 7531 रूल आपको कहता है कि आपको ना सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट फेज़ के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, बल्कि इरिटेशन फेज़ के अंदर भी आपने अपने आप को इरिटेट नहीं होने देना, और ये नहीं कहना कि अगर आपको एफडी में फ़ायदा मिल रहा है तो यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्योंकि जो एफडी या फिक्स डिपॉजिट जहाँ पर आपको एक लगी बंदी अमाउंट मिल रही थी, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट हैं। उसमें आपको पता होता है कि अप साइड के ऊपर भी मैक्सिमम कितना मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अप साइड की भी कोई लिमिट नहीं है। और लॉन्ग रन में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हैं, तो रिलेटिवली आप ज़्यादा ही कमाते हैं कंपेयर टू एफडी या जो भी उस तरह के फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब इसमें जो तीसरा फेज़ होता है वो पैनिक का फेज़ होता है। पैनिक फेज़ ये होता है कि जब कोई भी ग्लोबल रिसेशन आई या ग्लोबल कोई भी फैक्टर आया, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की वार स्टार्ट हो गई थी, या इसके अलावा लोकल सतह पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल आते हैं या कोई भी नॉइज़ इस तरह का क्रिएट होता है, तो इसमें वो जो इन्वेस्टर कुछ होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं और वो फिर अपने गलत डिसीजन लेके एग्ज़िट कर जाते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में जब मामला वापस सेटल डाउन होते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी गलत डिसीजन की वजह से वो तो निकल गए, लेकिन मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई। अब जैसे रिसेंटली देखें तो इंडिया पाकिस्तान का जब वार के हवाले से प्रॉब्लम शुरू हुए, तो जो इंडेक्स है वो 1,01,000 पे गिर गया था। तो बहुत से लोगों ने पैनिक किया कि अब मार्केट शायद मज़ीद गिरेगी या फिर हालात दोबारा मुस्तहकम या बेहतर नहीं होंगे, तो वो लोग निकल गए। लेकिन हमने देखा कि फिर दोबारा से मार्केट ने एकदम बहुत बड़ी रिकवरी ली और अब इस वक्त इंडेक्स 1,19,000 पे वापस जा चुका है। तो अब पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म या ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट होता है कि उनके तो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, उन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना होता है, तो वो तो अपने जो भी इस तरह के डिसीजन है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी पे बिलीव करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फिर इस तरह के छोटे मोटे मामला की वजह से अगर आप मार्केट में से पैनिक सेलिंग करना शुरू हो जाते हैं, तो कभी भी आप फिर कामयाब नहीं हो सकते। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, तो आप इन तीनों फेजेस के हवाले से अपने आप को, अपने जहन को साफ रखें, क्लियर रखें और मेंटली प्रिपेयर रहें फॉर ऑल द पॉसिबल अप्स एंड डाउन इन द मार्केट। लेकिन ये चीज़ आप अपने जहन में मुस्तहकम बना कर रखें कि लॉन्ग रन में ये जो छोटे मोटे नॉइज़ होते हैं, इनकी जो इम्पैक्ट है वो ज़ायल हो जाते हैं। और अगर आप लंबी रेस के ऊपर यकीन रखते हैं और एक तवील मुद्दती प्रोग्राम के तहत इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर यकीनन आपको लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा ही होगा। अब इस 7531 रूल का जो आखिरी नुक्ता है वो ये है कि हर साल यानी एवरी सिंगल ईयर आपको अपनी जो एसआईपी है उसको इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पहले साल में अगर लेट्स सपोज़ कि हर महीने में आप 15,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं या 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब अगले साल में आपने ये करना है कि वो 20,000 पर मंथ को 5%, 10% जितना भी आपकी जेब इजाज़त दे रही है, जो आपके जो भी इनकम सोर्स है वो आपको इजाज़त दे रहा है, जो प्राइमरी इनकम आपको आ रही है, तो उसके हिसाब से आप अपनी एसआईपी को इंक्रीज़ करते जाएँ। क्योंकि जो कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट होता है या स्नोबॉल इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अपना रेगुलरली रुपी कास्ट एवरेजिंग करेंगे, जितना ज़्यादा पैसा आप अपने पोर्टफोलियो में डालते रहेंगे, तो उसके ऊपर जो परसेंटेज टर्म में आपको प्रॉफिट मिल रहा है कैपिटल गेन की मद में या डिविडेंड की मद में, वो भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो हर साल अगर आप इंक्रीज़ करते जाते हैं अपनी जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है या जो कोर इन्वेस्टमेंट है, तो उतना ही ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। उसी तरह यहाँ पर आप जितना ज़्यादा पैसा आप इजाफ़ा करते जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में, उतना ही ज़्यादा लॉन्ग रन में आपको उसका फ़ायदा होता रहेगा। तो ये 7531 रूल के ये इंपॉर्टेंट नुकात थे जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे यकीन रखते हैं और एक लंबे अरसे तक अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करके अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को लेके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने जहन में इन चीज़ों को क्लियर रखें और एक सिस्टमेटिक तरीके से वेल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है इस वीडियो के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।